स्टार्ट कुछ यूँ है कि ये चीज़ मैंने खैर मेंशन नहीं की थी पहले, ये मैं आज बता रही हूँ बहुत डिटेल में। मेरे मदर-फादर का जब रिश्ता हुआ था, तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों के क्लैशेस थे कि रिश्ता नहीं हो। तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हुई। बिल्कुल एन निकाह के टाइम मेरे दादा को एक ख़त मिला, बहुत ही करीबी यानी उनके भाई का ख़त मिला। उन्होंने किसी को लिखा कि कुछ ऐसा करो कि जो लड़का है वो इनकार कर देना बिल्कुल लास्ट मिनट पे। तो वो उन्होंने चुपचाप जो है वो उनको मिला, उन्होंने चुपचाप रख लिया, उन्होंने किसी को नहीं बताया। बहुत बाद में ये बातें खुली कि कुछ ऐसा करो, मतलब अमलियात के तौर पे कुछ ऐसा करो। ख़ैर फिर वो चीज़ें होती नहीं कि मेरे अम्मी-अब्बू का कपल जो था वो बहुत जॉली कपल जिसे नहीं कहते, बहुत हाइलाइटेड कपल होता है कि ना कभी लड़ाई झगड़े और मतलब सबके साथ में मिलना-जुलना। और एक उनके मेरे फ़ादर घर में सबसे बड़े थे, मेरी वालिदा घर में अपने घर में सबसे बड़ी थीं। तो वो जेलसी फैक्टर वैसे भी बन गया था कि इनकी इतनी इज़्ज़त क्यों करते हैं सब लोग। हम्म। तो खैर होते-होते फिर मेरे फ़ादर जो हैं वो जॉब के लिए बाहर चले गए, उनके दादा भी बाहर होते थे, उनकी जगह मेरे फ़ादर को जॉब मिली, गवर्नमेंट जॉब बाहर सऊदी किधर? सऊदी सऊदी अरब। अरब में। जी, सही। रिफाइनरी में, ऑयल रिफाइनरी में। तो ये कि वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है कि इस किस्म की जॉब्स होती हैं, जितनी हाई रिस्क होता है इन जॉब्स में उतनी हाईली पेड होती हैं। हम्म। तो ये कि दादा के हालात भी हमेशा अच्छे रहे, मेरे फ़ादर का भी ग्रेजुअली फिर तो रिश्ता हुआ तकब्बुर, वैसा शादी। आपकी आवाज में तकब्बुर भी इसीलिए है। नहीं, 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 नाउज़ुबिल्लाह है। मिन ज़ालिक। नहीं, 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 ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये हमें कि बड़ी हिकारत भरी निगाह से देखते हैं मिराज भाई। गरीब। अस्तग़फ़ार, नहीं, 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 ऐसी कोई बात नहीं मैं अमीर औरत आपको एक वाकया बताती हूँ। है। जी नहीं, नहीं, जी। मिनाज भाई क्या सॉरी। अमीर, क्या गरीब, फिर वाट लेके फिर हम गए पाकिस्तान। फिर हम दोबारा डिट्रैक हो रहे हैं। जी जी बताइए। हाँ, तो ख़ैर वो उसके बाद में फिर शादी हो गई मेरे वालिदैन की, हम लोग बाहर चले गए, सऊदीया में रहे, फिर कुवैत में रहे। अब कुवैत में ऐसा हुआ कि हालात बहुत ज़्यादा अच्छे थे, फैमिलीज़ को भी अपने अब्बू मेरे जो है वो बहन-भाइयों को सपोर्ट करते थे, अपने पेरेंट्स को भी। तो अच्छा एक दफ़ा क्या हुआ, हम लोग गाड़ी पिक करने गए, अब्बू ने गाड़ी ठीक कराने दी थी मैकेनिक को। अम, जब मैं उनके साथ थी, सिर्फ़ मैं और मेरे फ़ादर थे, हम बातें करते हुए आ रहे थे, तो वापसी में अचानक से इंजन में आग लग गई, चलती गाड़ी के इंजन में। अगले दिन हमें पाकिस्तान जाना था और हमारे साथ ये चीज़ें ज़्यादातर तब होती थी कि जब हमें नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद पाकिस्तान आ रहे होते थे छुट्टियों पे। सही। खैर वो हमें बराबर से किसी गाड़ी ने हॉर्न दिया और इशारा किया, अरबी में बोला कि इसमें आग लग रही है गाड़ी में। तो साइड पे रुके, सारी मिट्टी वगैरह डाली, फिर उस बंदे को कॉल की क्योंकि हम ज़्यादा दूर नहीं आए थे। वो मैकेनिक आया, उसने चेक किया, कह रहा है ऐसा कोई फ़ॉल्ट नहीं है जिसकी वज़ह से आग लग सकती हो। मेरी समझ में कि अक्सर हमारे साथ ये चीज़ें होती थी कि कोई हेल्थ इश्यू भी है ना, तो डॉक्टर्स ये बोलते थे कि हमारी समझ में नहीं आ रही, रिपोर्ट्स क्लियर हैं, या कोई किसी किस्म का किसी चीज़ में, चाहे वो गाड़ी हो, आग लग गई, कुछ घर में कुछ ऐसा हो गया कि उसका डायग्नोसिस समझ में नहीं आता था कि हुआ क्या? रूट रीज़न समझ में नहीं आता था। ख़ैर अब हम लोग, अब फादर मेरे इन सब चीज़ों में यकीन तो रखते थे क्योंकि कुरान में मेंशन है ये चीज़ें, लेकिन उसको अपने ऊपर, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हावी नहीं होने देते थे। हमें भी उन्होंने यही कहा कि बेटी इन चीज़ों को हावी मत करो। यकीन रखो, लेकिन जितना हावी करते हैं ना तो फिर वो भी महसूस होने लगता है जो कि नहीं होता। ख़ैर बहरहाल फिर मेरे फ़ादर की तबीयत जो है वो अचानक ख़राब रहने लगी। तो कि उनका काम ऐसा था कि फ़िज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा था उनका, टावर्स पे चढ़ना, बड़े-बड़े वॉल्स खोलना बंद करना। तो वो यूजुअली इतना बीमार पड़ते नहीं थे, वो अचानक से बीमार पड़ना शुरू हुए। उनके राइट साइड की पूरी बॉडी काम तो करती थी लेकिन उसमें ज़ोर थोड़ा कम हो गया था, स्ट्रेंथ इतनी नहीं रही थी। तो डॉक्टर से, क्योंकि उनके हर 4 महीने में या 6 महीने में एम्प्लॉइज़ के चेकअप्स होते थे। तो उनके चेकअप अभी रिसेंटली हुआ था, उसमें कुछ ऐसा नहीं आया था किसी स्कैन में, किसी चीज़ में। तो अब जब उनको इमरजेंसी में उनकी कंपनी ने ही भेजा हॉस्पिटल कि इसका चेकअप करवाना है, उनके अंधेरा आ रहा है आँखों में और यूजुअली जो एम्प्लॉयी ऐसा बिहेव नहीं कर रहा होता, उसकी तबीयत ऐसी नहीं होती। तो उसमें ये पता चला कि भई उनको है ब्रेन ट्यूमर, जो उनके सही। पास्ट रिपोर्ट्स में नहीं आया। अच्छा जी, अब इस तरह होते-होते अच्छा, और उस ब्रेन ट्यूमर का जो साइज था वो बहुत बड़ा था या बिल्कुल अर्ली स्टेज में डेवलप हुआ था? इट वाज़ पी साइज़्ड, इट वाज़ पी अच्छा। साइज़्ड। अच्छा, थोड़ा-सा मैं पीछे लेके जाऊँगी वाक़ये को। ये डायग्नोसिस होने से कोई 3 महीने पहले हम पाकिस्तान गए थे। आप तो और आपके वालिद। मैं, फैमिली। पूरी सही। फैमिली, मेरे 2 भाई यहाँ पढ़ते थे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में, और हम बाकी 3 बच्चे और हमारे पेरेंट्स हम कुवैत में होते थे। ठीक तो है। हम लोग पाकिस्तान गए, दादी बीमार थी,
तो उनका भी कुछ ट्रीटमेंट करवाना था। खैर तो वहाँ पे किसी ने मेरे भाई से कहा कि आप अपने अम्मी अब्बू को कभी ना उनके पास लेके जाएं, एक साहब होते हैं। अच्छा, ये दादी का घर जो है ये शाह फैसल कॉलोनी में होता है। अब तो खैर बिक गया, वो 2-3 साल पहले ही बिका है। वहाँ भी काफी मामला थे, वो भी एक अलग ही स्टोरी है उस घर की भी। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे फादर यकीन नहीं करते, मतलब यकीन करते हैं लेकिन इन चीज़ों में पड़ते नहीं। वो हंसते थे कि अगर किसी ने कुछ करवाना है तो मुझ पे कराए। अम्मी उन्हें कहती थी कि आप ऐसे मत कहा करें, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये चीज़ें होती हैं। वो कहते थे अरे छोड़ें, ठीक है, हम है इसका जिक्र कुरान में, हम मानते भी हैं, लेकिन मुझ पे कोई क्यों नहीं कराता ना। तो खैर वो बात हंसी मजाक में टल जाती थी। अच्छा, फिर मेरे भाई ने आके फादर से कहा तो अम्मी ने कहा कि चल कर देखते हैं, परेशान इतने रहते हैं, पैसा हाथ में नहीं टिकता और परेशानी रहती है, कुछ ना कुछ नुकसान ही होता रहता है। तो वो इंसिस्ट करते रहे कि नहीं, अल्लाह की तरफ से होती हैं बाज़ चीज़ें, हर चीज़ को इससे लिंक नहीं करना चाहिए, जो कि हकीकत भी है। खैर वो रिजवी साहब होते थे वो ना, तो उनके पास गए मेरे अम्मी और अब्बू। उन्होंने कहा था, उन्होंने कहलवाया था कि जो भी मेरे पास आएगा वो अपने साथ एक साबुत छालिया लेकर आएगा जो गोल होती है बिल्कुल, ठीक है, पर पर्सन। तो अम्मी अब्बू गए थे तो वो 2 छालियाँ लेके गए, अलग-अलग धागे की रील लेकर गए, सफ़ेद धागे। पानी की बॉटल एक लेके गए। खैर पानी की बॉटल तो उन्होंने बाद में जो भी था वो कि उन्होंने उस वक़्त तो उन्होंने अम्मी अब्बू से कहा कि उन अंकल के घर गए जो रिजवी साहब थे, जो उतार करते थे और ये सब। तो फादर मेरे ज़रा एक बड़े से कहते हैं ना, एक मज़ाहिया से मूड में गए थे उनके घर। तो कि भई ऐसा कुछ नहीं होता, देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि अब अपने हाथों में जो आपके हिस्से की छाली है उसको रखें और मेरे आगे करें, मैं टच किसी चीज़ को नहीं करूँगा। पापा ने कहा ठीक है। उन्होंने अपने हाथ से आगे की, अम्मी ने अपने हाथ में की, उन्होंने कुछ पढ़ के फूँका और और कहा आपके वालिद को और वालिदा को मालूम था कि वो किस सिलसिले में जा रहे हैं रिजवी साहब के पास? जी, वो मेरी अम्मी की इंसिस्टेंस पे मेरे फादर गए थे कि वो बहुत इंसिस्ट कर रही थी। वो किसी बात को अम्मी के मना नहीं करते थे कि चलें आपकी तसल्ली हो जाए, चलते हैं। खैर वो चले और फिर देखते भी थे कि हाँ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सही। तो अब वहाँ जो उन्होंने पढ़ के फूँका और उन्होंने कहा मेरे सामने आप लोग इस धागे को लपेटें, इसके ऊपर पूरा कवर कर दें और अपने घर ले जाएँ और कल मेरे पास आइएगा। अच्छा, उन्होंने वैसा ही किया, उसको लपेटा पूरा, अपने साथ लेकर उन्होंने कहा था कि तकिए के नीचे रख के आप में सोना है। ख्वाब कुछ नहीं आएगा आपको, लेकिन आपने तकिए के नीचे रख के सोना है, नेक्स्ट डे आप मेरे पास लेकर आएँ। तो अब वो हँसने लगी कि यार क्या है ये? अम्मी ने कहा कर लेना, मैं कह रही हूँ तो आप सुन लें। खैर तो अब वो अगले दिन गए, सोए वो तकिए के नीचे रख के। अगले दिन उन्होंने वो पानी की बॉटल जो उन्होंने पहले से खरीदी थी मेरे अम्मी अब्बू ने, उसकी सील उनके सामने खोली, दुआएं पढ़ के फूकी और 2 ग्लास में पानी निकाला उसी बॉटल से सामने-सामने। उन्होंने कुछ भी सिवाय पानी की बॉटल खोल के उस पे दम करने के, उन्होंने कुछ भी हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि अब आपने ये जो इसमें लपेटा था धागे में, उसको आप इस दोनों रिस्पेक्टिव ग्लासेस में डाल दो। उनके हाथ में पेन था, रिजवी साहब के हाथ में। उन्होंने घुमाया फिराया उस बॉल को ना कि धागे का सिरा मिल जाए। उन्होंने कहा ये जो सिरा निकला है, अपने ग्लासेस में से जो ये धागा लिपटी हुई छालिया है ना, इसको आप लोग खोलें। पापा ने खोला, मेरे अब्बू ने। अब्बू के जो छालिया थी उसकी जगह था मोम का स्कल। मेरे अब्बू ने मुझे खुद बताया, क्योंकि वो इस किस्म की, मैंने आपको बताया ना, वो इन चीज़ों को उड़ाते थे हंसी में। स्कल निकला और अम्मी के अब्बू ने जो खोला था उसमें से पुतला निकला मोम का। अम्मी ने जब खोला तो उसमें स्कल था, ठीक है। अब मेरे अब्बू थोड़ा सा, वो जो हंसी मजाक का मूड था ना, वो गायब हो गया। तो अम्मी अब अब्बू को देख रही है, अब्बू अम्मी को देख रही है, भाई सामने बैठा परेशान कि ये क्या है। तो उन्होंने फिर ये बताया कि ये सब कुछ आपकी बर्बादी के लिए किया हुआ है, कि आप लोग इतने अच्छे उस पे क्यों है, सब आपकी इज्जत क्यों करते हैं, और ये कोई नहीं है आपका बहुत करीबी, जैसे हर लोग हर स्टोरी में होता है कि आपके करीबी हैं। अब्बू को ये था कि नहीं, मेरी फैमिली में तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। अम्मी की फैमिली तो बेचारे वो लोग अपने मामलात में रहते थे, इतना इंटरफेरेंस करते नहीं थे। उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन बताया वो बहुत ही क्लोज रिलेशन का था, और नाम नहीं बताया, लेकिन जो हुलिया बताया उससे, जब अब्बू ने हमें हुलिया बताया, हमने कहा ये तो वो खातून है। और वो वालिद साहब की तरफ से थी? वो अम्मी की तरफ से हैं और वालिद साहब की तरफ से भी उनकी रिश्तेदारी है।
अच्छा। बहुत करीबी है, बहुत करीबी। मैं रिश्ता मेंशन इसलिए ओपनली नहीं करी कि अगर कोई सुन रहा हो तो खामखा गड्ढे फैल जाएंगे खानदान में, क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं की है। मैं सिर्फ अपने दूसरे आईडी से आई हूँ, नाम मेरा वही है रमशा रिजवी। जो मैं कमेंट करी होती हूँ तो मैं रमशा तालिब के नाम से आई हूँ। अब पूरी डिटेल ही दे देना, अपना एनआईसी नंबर बता दें, घर का एड्रेस बता दें, ताकि जो ना चाहते हुए भी आपको पहचान जाए कि अच्छा ये। खैर मेरे हस्बैंड का नाम क्या है सबको मालूम है, तो कोई ऐसी वो नहीं है। हम्म, खैर तो अब जो पुतला था ना, उसके अंदर लेफ्ट साइड से सुई जो जा रही थी तिरछी, और वो निकल रही थी राइट साइड के पैर से। ठीक है, तो इवेंचुअली उन्होंने जब वो पुतले से निकाली तो पुतले से बड़ी थी क्योंकि टिल्ट करके डाली हुई थी। और हार्ट की साइड पे उसमें चूड़ी का पीस था, नाखून था, बाल थे और एक जला हुआ ताबीज। ठीक है, अच्छा इसी तरह का सिमिलर कुछ अम्मी के जो छालिया की जगह जो स्कल निकला था, उसके बिल्कुल सेंटर में वही चूड़ी का पीस, वैसा ही नाखून, बाल, जला हुआ ताबीज, जो सेम अब्बू के में था। अब्बू के में सिर्फ फर्क ये था कि उसमें सुई थी। अच्छा, अब अब्बू थोड़ा सा वो हो गया कि यार आए जब घर तो हम बड़े इंतजार में थे कि भाई कुछ पता चलेगा, देखते हैं अब्बू के क्या व्यूज होंगे। तो जब ये चीजें उन्होंने बताया, अच्छा वो सारा सामान उन अंकल ने कहा कि मैं आपको दूंगा नहीं, ये मुझे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और उतार के लिए मुझे 6 महीने लगेंगे। मैं अभी जो मैंने मेंशन किया था अब्बू का डायग्नोसिस जो हुआ था ट्यूमर का, ये है 4 महीने बाद की बात। उन अंकल ने कहा था मुझे 6 मंथ्स लगेंगे। ठीक है, सही। 4 महीने इस के बाद दौरान 4 महीने गुजर गए और वालिद साहब और आपकी फैमिली हम चली फिर गई हम फिर कुवैत। चले वहाँ पे अब्बा को डायग्नोज हो गया ट्यूमर। ट्यूमर, बिल्कुल डायग्नोज हुआ ट्यूमर लेफ्ट साइड के ब्रेन पे। ठीक है, सही है। और जो एरिया, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट साइड लेफ्ट साइड को करता है, और जो राइट साइड थी अब्बू की, उसमें मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ आना कम हो गई। ठीक है, वो ट्यूमर क्योंकि डैमेज कर रहा होगा अंदर से, जी जिसकी वजह जी से जी, कमजोर और हो वो गई। मेलिग्नेंट था और वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। तो अब हम लोग परेशान, हमारा दिमाग उस तरफ नहीं गया कि ऐसा कुछ हुआ था 3-4 महीने पहले। तो ये घर का माहौल ही ऐसा नहीं था। तो अब खैर अब्बू को हॉस्पिटल लेके गए। 1.5 हफ्ते में जो हमारा जहाँ हॉस्पिटल हम जाते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा, हमने टेस्ट किए और हमको उनके सिम्टम भी समझ नहीं आ रहे। अब्बू को ना हिचकियाँ लगी, वो हिचकियाँ ऐसी लगी थी कि वो 1 मिनट में ना कोई 10 से 12 या 15 हिचकियाँ देते थे, उनकी सांस रुकती थी। हाँ ये उन्होंने हिकअप कर जाए तो सांस तो रुकेगी बिल्कुल। हाँ बैक टू बैक हुआ था। और वो मतलब वियर्ड था बहुत हमारे लिए ना, कि हमने कभी, जैसे हमने वीडियोस देखते हैं किसी हॉस्पिटल्स की या पेशेंट्स की, तो हमने इस तरह की चीजें कभी देखी नहीं। खैर वो फिर उनको लंदन भेजा गया, उन्होंने कहा वहाँ इनकी बायोप्सी की जाएगी। उनकी डेथ हो गई अब्बू की। यूके गए, ट्रीटमेंट जिस सुबह स्टार्ट होना था, उनकी डेथ हुई हार्ट फेलियर की वजह से। अब जब हमने इन चीज़ों को फिर बैठ के सोचा, हमने लिंक किया, तो जो वो पुतले के पूरा डिस्क्रिप्शन था ना मिनाज भाई, कि वो सुई लेफ्ट साइड से डाली थी, राइट साइड पे थी, हार्ट की जगह पर जो था वो जला हुआ तावीज था, चूड़ी का पीस दबा हुआ था, नाखून था। तो फिर उन साहब के पास अम्मी गई कि इस तरह से, उन्होंने कहा देखिए आप लोगों का उतार करने में मुझे खुद 2 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ है, बड़ा डेडली हार्ट अटैक हुआ है, तो मैं ये नहीं कर सकता आप लोगों का काम, ये बहुत ज़्यादा पुराना हुआ है तो मैं नहीं कर सकता ये। खैर अब वो अब्बू की डेथ हो गई। हमने भी अम्मी को समझाया कि इस चीज़ में नहीं पड़े, जो होना था हो गया है। अब अब्बू तो वापस नहीं आ सकता, कितना कुरेदते रहेंगे। अच्छा फिर उसके बाद में ये चीज़ हमने अम्मी को समझाई, अम्मी समझती नहीं थी। अम्मी फिर भी इससे पूछ रही हैं, उससे पूछ रही हैं, मतलब अजीब ही अम्मी का हाल हो गया ना कि कैसे हो गया ऐसे इस तरह से। मैंने कहा अम्मी अल्लाह की मर्जी थी, अगर अल्लाह ने उनका इस ज़रिए से लिखा था, उनकी डेथ ऐसे हो गई। अब वो हम लोग जो है वो मैंने इंटरमीडिएट कर लिया, तो मैं पाकिस्तान आ गई स्टडीज़ के लिए। यहाँ पे आने के बाद में फिर वो वाला सीन हुआ था कि उन्हीं खातून ने रिश्ते की बात की थी वालिदा से मेरे लिए, अपने बेटे की। तो उनका मुद्दा ये था कि आप लोग इसको बाहर ले जाएं, अपने साथ घर दामाद बना लें। तो अम्मी ने कहा कि अब क्योंकि अंदर मेरी रिश्ते की बात चल रही थी एक जगह पे और अम्मी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी, तो अम्मी ने उनको मना कर दिया। मैंने कहा मुझ पे रख के मना कर दें कि ऐसा वो रमशा को नहीं इंटरेस्टेड नहीं है। तो उनको बहुत वो हुआ क्योंकि बिल्कुल हमारा उनसे, उनके बच्चे हमारे फर्स्ट कजिन्स हैं। तो अब वो हर 2 हफ्ते के बाद ना वो फलानी जगह, मतलब बड़े-बड़े रिश्ते बताने लगी ना कि शायद मेरा मना किया है तो किसी वजह से किया हो, कि पैसा वैसा, ऐसा कोई सीन नहीं था।
तो वो आर्मी का रिश्ता है, तो बनाना रिश्ता, ये रिश्ता, वो रिश्ता, होते-होते अच्छा फिर वो पूछ ली थी हमने कहा नहीं भई हमें नहीं करना अभी। अब मेरे साथ सीन ये शुरू हुए कि मैं जब भी अकेली खड़ी होती थी किचन में, कहीं भी, कोई काम कर रही हूँ, बैठी हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि जैसे मुझे किसी ने कंधे पे हाथ लगाया है। खड़ी हुई हूँ किचन में, तो किसी ने मेरे पीछे से कमीज़ खींची, हल्की-सी तो तंग करते हैं। कभी लगता है कि फूँक मार रहा है पीछे, कान पे फूँक मार रहा है, गर्दन पे मार रहा है और ऐसा लगता है कि कोई छिक-छिक करके, लेकिन ये सिर्फ़ तब होता था जब मैं अकेली हूँ। मैं क्योंकि मेरी वालिदा बीमार रहती थी तो मैं बहुत अलर्ट रहती थी, तो इसमें वो भी मैं नहीं कर सकती कि शायद मैं सोच रही हूँ और इतना टाइम ही नहीं होता था कि बंदा ये सब चीज़ें सोचे। तो सही। उनकी केयर मैं करती थी वालिदा की, तो मैं उनके साथ बिज़ी रहती थी। अब ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई, अजीब फिर मेरे कपड़ों में से वायर्स निकलने, मैंने बताया था कल वालिदा के कपड़ों में से, बेडशीट के नीचे से, हमारे कपड़ों में से चुभते हुए वायर्स निकलते थे छोटे-छोटे ना, बारीक-बारीक से वो चुभते थे, हमें तो फ़ील होता था। तो इसी दौरान में हम कुवैत आते-जाते भी थे। तो मेरी दोस्त के चचा थे, मेरी अम्मी ने मेरी दोस्त की वालिदा से ज़िक्र किया कि मैं ऐसे परेशान हूँ, इस तरह निकल रही हैं चीज़ें और कभी बाथरूम में लग रहा है खून की छींटें दीवार पे, हम उसको साफ़ कर रहे हैं, धो रहे हैं, कभी कुछ, कभी कुछ। तो बड़े परेशानी मतलब इस तरह घिर गए हम अब्बू की डेथ के बाद से ना इन चीज़ों में। तो उन्होंने कहा कि मेरा देवर है, वो अम, ये मामला जानता है और वो आपको अगर आप चाहती हैं, आप इजाज़त देती हैं तो मैं उसे कल आपके घर ले आती हूँ। अम्मी ने कहा ठीक है। तो वो हमारे घर है, वो एंटर नहीं हुए। वो साहब ना उन्होंने कहा देखिए मेरे कंधे बहुत भारी हो रहे हैं, तो मैं एंटर नहीं हो पाऊँगा, मैं कल आता हूँ आपके यहाँ। अच्छा जी, वो अगले दिन आए, हमने सलाम दुआ की, सबके नाम-वाम पूछे। वालिदा का नाम स्पेसिफिकली पूछा क्योंकि उन्होंने ये बताया कि किसी के लिए भी अगर हमें उतार करना हो तो उसकी वालिदा का नाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अच्छा उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि मैं अगर भाई भी बैठे थे मेरे दोनों, लेकिन मुझे अगर आप परमिशन दें तो मैं थोड़ा-सा दुपट्टा वो करके इसके हल्के से बालों को टच करके मैं पढ़ाई करके देखना चाहता हूँ कुछ। अच्छा उन्होंने मंज़िल पढ़ना स्टार्ट की मेरे सर पे हाथ रख के ना, तो मैं बड़ा वियर्ड फ़ील किया मैंने। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बॉडी को ना हर तरफ से कोई दबा रहा है एंड आई स्टार्टेड शिवरिंग। तो अम्मी थोड़ा परेशान हो गए। उन्होंने इशारे किए कि नहीं हम आप परेशान नहीं हो। तो उन्होंने कहा नहीं आप रोक देना जो भी कर रहे हैं, कि हम रेडी नहीं थे इस तरह की चीज़ के लिए। तो उन्होंने फिर बोला कि देखिए मुझे कुछ लगता है कि आपकी बेटी के साथ मामले ठीक नहीं है। खैर फिर हम लोग पाकिस्तान चले गए। इसी मतलब ये ना हमारी लाइफ ऐसे भी डिस्टर्ब थी कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रहती थी। हर 4 महीने में, हर 6 महीने में पाकिस्तान आ रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं। वालिदा का क्योंकि ट्रीटमेंट चलता था तो हमें जाना पड़ता था वहाँ पे वापस। तो और मतलब वालिदा का एक ट्रीटमेंट इसलिए चल रहा था क्योंकि अब्बा की मेडिकल इंश्योरेंस वहाँ की थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्योंकि अम्मी का सारा फ़ॉलो वहीं का था ना, ऑपरेशन अम्मी के दोनों कलाइयों के हाथों के ऑपरेशंस हुए हुए थे, उनकी बैक का ऑपरेशन हुआ था। मतलब वो बेचारी पूरी ऑपरेटेड हुई हुई थी। तो उन बेचारी का मसला कुछ ना कुछ चलता रहता था, तो हमें जाना-आना पड़ता था। खैर तो फिर अच्छा इस अस्थना में हम लोग पाकिस्तान दोबारा आए हुए थे। तो अम्मी ने मेरे अब्बू के कज़िन है, अब मेरी अम्मी को भी वो था ना कि एक उनकी जैसे एक पर्सनैलिटी इंसान की एक शख्सियत में ठहराव होता है ना, अब्बू की डेथ के बाद से अम्मी का वो ठहराव चला गया था। मतलब वो इतनी बेचैन रहती थी, इसको फ़ोन, उसको फ़ोन, तो हम उनको समझाते थे कि ऐसे नहीं करें। उन्होंने कहा कि नहीं मैं जो हूँ ना, मैं उनको कॉल करती हूँ, अब्बू के कज़िन भी हैं, दोस्त भी हैं और उनको ज़रा इन चीज़ों की रूहानियत का मतलब उन्होंने शौक में सीखी थी ये चीज़। अब हमें भी हँसी आती थी कि भाई शौक में कौन सीखता है। उन्होंने ख़ैर कुछ सीखा हुआ था, तो जैसे अगर अम्मी कोई अमाउंट बड़ा रख के भूल गई हैं या कोई गोल्ड का कुछ गुम हो गया तो अम्मी उनको पूछती थी। तो वो बता देते थे कि इस जगह पे एरिया बता देते थे कि इस एरिया में ढूँढें यहीं मिलेगा, वो वहीं से मिलती थी वो चीज़। तो हमें था कि हाँ, भई चलो उनको कुछ पता है। उनके पास थे मुवक्किलात, उनसे अम्मी ने बात पाती कि हम ऐसे परेशान रहते हैं और रमशा की इस तरह से हालत हुई थी तो तुम हमें बताओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाभी मैं आपको 1-2 दिन में बताता हूँ। उन्होंने जब हमको बताई नेक्स्ट डे बात कि ऐसे-ऐसे है और तुम अपने कमरे में बहुत ज़्यादा रहती हो। मैंने कहा हाँ, ऐसा है। मतलब मुझे ये फ़ील होता था कि मेरा जो रूम है अपस्टेयर्स, नीचे एक रूम है और ऊपर हमारे 3 कमरे हैं। एक मेरा रूम था उनमें से ऊपर। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने रूम में ना एंगेज मतलब ऐसा होता था कि मैं अपने रूम में सेग्रीगेट करके रह रही हूँ, बिल्कुल सेपरेट हूँ और मतलब मुझे अच्छा लगता था अकेले रहना अपने कमरे में।
तो उन्होंने कहा कि तुम ये चीज़ तुम्हें करना छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, और जो मुझे मेरे मुवक्किलात ने बताया, कि देयर आर 5 एंटिटीज़ विथ यू एंड दे रियली लाइक यू अ लॉट, और ये बेसिकली भेजे गए हैं कि तुमने कहीं पे किसी टाइम, अच्छा उन्होंने ये बोला कि 20 साल पहले रिश्ता मना किया था। मैंने कहा क्या हो गया, उस टाइम मेरी एज ही 19-20 थी, मैंने कहा पैदा होती तो रिश्ता नहीं आया होगा। कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन बहरहाल कोई रिश्ता मना हुआ है। मैंने कहा 20 साल वाली चीज़ तो समझ में नहीं आ रही हमारे। तो उन्होंने कहा खैर बहरहाल कहीं रिश्ता मना किया। मैंने कहा ये 3 साल पहले की बात है कि हमने रिश्ता मना किया था और रमशा इंटरेस्टेड नहीं थी, तो हमने मना कर दिया था। अब उन्होंने बोला कि ये जो कुछ भी मामलात हैं, ये उसी रिश्ता मना करने की वजह से हैं तुम्हारे साथ में। और वही फैमिली दोबारा आ गई आपके खानदान में। बिल्कुल, बिल्कुल। खैर उन्होंने, अब मैंने कहा ये वाली बात समझ में नहीं आ रही। तो फिर खैर उन्होंने तो वो रिलीजन भी बताया था, जन्नात का कल मेंशन किया था, कि जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, अब ये पता करने के लिए कि वो तुम्हारे साथ हैं या रूम के अंदर हैं, तुम अपने रूम में ना मिठाई का डब्बा रखो और उस पे चांदी का वर्क लगा दो। अगर चांदी का वर्क डब्बे के अंदर रहता है तो ये कि वो रूम में है, और अगर चांदी का वर्क डब्बे के ऊपर आता है तो तुम्हारे साथ में है। मैंने कहा अच्छा। अब चांदी का वर्क मैंने वो रूम लॉक किया, चाबी मेरे पास थी, एक ही चाबी थी वो मेरे पास। मैं अपने रूम में ज़्यादा किसी को इवन आने जाने भी नहीं देती थी मैं ना, इतनी ज़्यादा महब रहती थी मैं कमरे में कि बस कोई डिस्टर्ब ना करे। खैर फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ और मैं स्ट्रेट भागी हूँ अपने रूम में ना ऊपर देखने के लिए। तो मिठाई जो थी उसमें थोड़ी सी खाई हुई थी, और जो चांदी का वर्क था वो डब्बे के ऊपर था। इट वॉज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, मैं बड़ी अजीब सी हो गई। मैंने कहा यार ये क्या बकवास हो रही है मेरे साथ। तो खैर फिर वो उन्होंने कहा नहीं तुम परेशान नहीं हो। फिर उन्होंने बताया कि सोल्जर बाज़ार में खातून होती हैं, वो हजामा करती हैं, और वो क्योंकि पहले खुद बहुत बीमार थी, कीनिया में होती थी, वो खुद बहुत बीमार थी कि वो चलने फिरने से कासिर हो चुकी थी, तो उनका ट्रीटमेंट हजामे के थ्रू हुआ था। तो उन्होंने सीखा, फिर परमिशन ली अपने टीचर से कि मैं कर सकती हूँ लोगों के लिए। तो उन्होंने हजामा करना स्टार्ट किया, तुम उनके पास जाओ, क्योंकि हजामा से ये कहते हैं कि तो सुन्नत भी है, बहुत कदीमी इलाज, और इससे उतार भी हो जाता है अगर ऐसी कोई एंटिटीज़ या कुछ इस तरह से होता है। अब अम्मी ने कहा चलो ये भी कर लेते हैं। उनके पास गए तो अच्छा मैं गाड़ी में कुछ खाती पीती भी जा रही थी, तो उनके पास गए, उन्होंने हजामा करना स्टार्ट किया। हजामा करने का उनका प्रोसीजर ये होता था कि वो जो पेशेंट है उसको बोलती थी कि आप आयतुल कुर्सी और दुरूद और चारों कुल पढ़ते रहें, और वो खुद सूरह जिन पढ़ती रहती थी, सूरह जिन और आयतुल कुर्सी भी पढ़ती थी, चार कुल भी पढ़ती थी। हमें भी बोलती थी, लेकिन कहती है आप सूरह जिन नहीं पढ़ेंगे, सूरह जिन मैं पढ़ूंगी। वो पढ़ती रहती थी और बहुत प्रिसाइज कट्स लगाती थी कि वो डीप नहीं होते थे। सही। अच्छा उन्होंने करना शुरू किया, वो कट्स लगा रही है, सक्शन करके पंप्स लगा रही हैं, तो वो पंप्स ना निकल के भाई वैक्यूम ख़त्म हो गया, वो गिर गए। उन्होंने बोला कि देखिए गिरते हैं, लेकिन जिस तरह से ये बहुत रैपिड गिर रहे हैं ऐसा नहीं होता, ऐसा सिर्फ उन केसेस में होता है जिनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है इस किस्म की ना। खैर उन्होंने बड़े करते कराते उन्होंने करना शुरू किया, तो मेरी ना थोड़ी हालत ख़राब होना शुरू हो गई, लाइक आई स्टार्टेड शिवरिंग रियली बैड। मुझे तो होश नहीं था। अम्मी और भाई बताते हैं कि अम्मी तो साथ में थी, भाई दूसरे रूम में बताते हैं कि तुम्हारी अजीब-अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई, मैंने मुँह से झाग निकलना शुरू हो गया एंड यू फेंटेड। ठीक है, मैं फेंट हो गई। तो उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे उठाया, होश आया मुझे, उन्होंने सब क्लीन करके जो ब्लड होता है हजामा के बाद निकलता है, उन्होंने अम्मी से कहा कि आप इसको अ, अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार लेके जाएँ, सिर्फ़ आपने वहाँ फ़ातिहा पढ़वानी है और इससे बोलिए अपने लिए खुद दुआ करे अल्लाह से, उनका वसीला देके। सही। अच्छा अम्मी ने कहा ठीक है चलो उन्होंने कहा देखिए अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार ले जाए बगैर इसे घर नहीं लेके जाएंगे आप। अम्मी ने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो गए हम वहाँ पे और उन्होंने फिर हमें कुछ प्रिकॉशंस बताई। उन्होंने कहा बेटा आप मगरिब रमशा आपकी आवाज़ कट गई है। हेलो जी बताइए। आपको आवाज़ आ रही है? अब आ रही है। वो लाइट चली गई तो मैं डाटा स्विच करी थी। तो उन्होंने ये कहा कि मगरिब से पहले आपको हर हाल में अपने बाल बांधने हैं, बाल खुले नहीं रखने,
और नमाज़ कुरान की तो हमारे घर में पाबंदी है ही, वो भी उन्होंने कहा कि आपको रखनी है। फिर उन्होंने कहा कि आप परफ्यूम नहीं लगाएँगी बिल्कुल भी। तो अच्छा, मेरी अम्मी ने इस बीच में ज़रा मेंशन किया कि इसने घर में ना 2 बिल्ले रखे हैं, वो काले बिल्ले हैं। अब मेरी अम्मी को हमेशा से उनसे मसला था, मुझे लगा वो इसीलिए शायद थोड़ा-सा वो करती हैं। लेकिन कुछ टाइम से मैं इस चीज़ को नोट कर रही थी कि वो जो काले बिल्ले थे मेरे पास, वो बड़ा वियर्ड एक्ट करते थे मेरे इर्द-गिर्द। लाइक दे यूज्ड टू स्निफ मी इन प्लेसेस कि मुझे वियर्ड लगता था, अजीब-सा सही। लगता था। फिर दे यूज्ड टू सिट इन माय लैप एंड डू वियर्ड स्टफ, मतलब जो नॉर्मली मैंने पहले भी पेट्स रखे वो नहीं करते ऐसे ना। तो अजीब फील होता था कि यार क्या हो गया इनको, ये इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि बिल्लियाँ घर में किसी एक से ज़रा फड्डा पाल के रखती हैं, लेकिन उनका फड्डा मेरे अलावा सबसे था और सही है। वो बहुत वायलेंट होके मारते थे उनको ना। तो उन्होंने अच्छा ये वाली बात अब्बू के कज़न ने भी मेंशन की थी कि इनको हटाओ, तो तुम्हारे साथ जो एंटिटीज़ हैं वो इनके थ्रू तुमसे अफेक्शनेट होती हैं। तो मैंने कहा भाई यार जानवर से कौन करेगा इस तरह, तो मैं ज़रा ये काली बिल्ली वाले टाइप के स्टीरियोटाइप्स में बिलीव नहीं करती थी। तो फिर उन आंटी ने भी बोला कि बेटा देखो ये चीज़ें होती हैं, तुम्हें समझना पड़ेगा, मुझे पता है तुम्हारी एक इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन यू विल हैव टू गेट रिड ऑफ देम। तो मैं ज़रा इस चीज़ पे मैं ज़रा मुश्किल से मानी थी। खैर अब उनसे रिड ऑफ करने के लिए भी बड़ा हमने मार्का तय किया था कि जी उनको जहाँ छोड़कर आते थे, अब ज़ाहिर-सी बात है उनका स्निफिंग सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो आ जाते थे। उनको दूर भी छोड़कर उनको जौहर तक छोड़ के आ रहे हैं, अम्मी लोगों का घर गुलशन में था, उनको जौहर छोड़ के आते थे, वो आधे 1 घंटे 2 घंटे में आ जाते थे फिर। खैर वो बड़ी मुश्किल से उनसे हमारा वो पीछा छूटा। तो अच्छा, अब जब मैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार से घर वापस आई हूँ, तो उन आंटी ने कहा था कि आपने अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ना है। तो अम्मी ने कहा ठीक है, कह रही जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती, आप जहाँ भी जाएँगी इसके साथ जाएँगी और घर में भी कोशिश करेंगे जिस रूम में आपकी बेटी है आप भी वहीं हो, अकेला नहीं हो, ये लड़की आपकी ना। तो इत्तेफ़ाक कुछ ऐसा हुआ कि मैं घर गई हूँ और अम्मी बैठी थी मेरे पास, तो बेल बजी, अब अम्मी दरवाज़ा खोलने गईं। इतनी देर में मिनाज भाई मैं लेटी हुई थी, मैं जाग रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरी बैक की तरफ ना कोई आके लेटा है और मुझे बेड जैसे दबता हुआ फ़ील होता है ना, कोई लेटे बैठे, अगर आपके पीछे कोई आके बैठा है तो आपको बॉडी की हीट महसूस होती है। मुझे वो चीज़ बिल्कुल। फ़ील हुई, मैं पीछे मैंने करवट ली तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अब जो है वो थोड़ी देर में अम्मी जाके, वो कज़न आए थे अब्बू के दूसरे, वहाँ बैठ गई, उनकी वाइफ़ भी थी। अब ना बेड हिलना शुरू हुआ, तो पहले मुझे लगा कि यार शायद इतना ब्लड जो है वो निकला है या ट्रीटमेंट हुई तो इसलिए हो रहा होगा, लेकिन फिर जब मैंने उस चीज़ को ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया तो वो हिल रहा था आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे ज़लज़ले में नहीं हिलता फुटेजेस में हम देखते हैं। अभी भी बता रही हूँ, मुझे गूज़बम्प्स लग रहे हैं। तो वो हिल रहा था, तो मैंने बहुत ज़ोर से चीख मार के अम्मी को बुलाया। अम्मी आई हैं कमरे में, वो हिलना बंद हो गया और मैं 110% श्योर हूँ इस चीज़ पे कि मैं उसको सोच नहीं रही थी, वो मेरी इमेजिनेशन में नहीं था। यार फिर मेरा और ऐसा भी नहीं हो रहा था कि ज़लज़ला आ रहा हो? नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है मिनाज भाई, वो तो पूरा घर ही फिर उठ के बाहर भागता ना। तो सही बात है। वो ऐसा था कि मतलब मैं उस चीज़ को ना मैंने जब एक्सपीरियंस किया तो मुझे हुआ कि यार नहीं, ये चीज़ें बहुत सीरियस होती हैं। ख़ैर फिर हमने महीना 2 महीना इलाज कराया उस चीज़ का, वो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे फिर भी मेरे अब्बू के कज़न जिन्होंने ये सब बताया था कि जिन्नात हैं कुछ भी, उन्होंने कहा था कि तुम्हें आगे प्रॉब्लम्स रहेंगी, तुम्हारी शादी भी हो जाएगी तब भी। तो मैंने एक्सपीरियंस की चीज़ें, जब आई वाज़ एक्सपेक्टिंग, मेरी बेटी होने वाली थी, तो उस टाइम फर्स्ट टाइम। पे जी, बिल्कुल फर्स्ट, एक ही बेटी है अभी तो मेरी। अच्छा। तो उस टाइम पे ऐसी कॉम्प्लिकेशंस थी कि डॉक्टर्स कहती थी कि हमें नहीं समझ में आती है अल्ट्रासाउंड में कि आपको ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, और ये ऐसी ब्लीडिंग है कि जैसे ऐसा लगता है कि आपका जो प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप यू आर परफेक्टली हेल्दी, द बेबी इज़ हेल्दी, हमें समझ में नहीं आ रही। और ये मैंने एक हॉस्पिटल के लिए, मैंने 2-3 हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड करा के उनको चेक कराया था और मैं रमशा बेड मैं एक एक थोड़ा-सा लिबर्टी लेना चाहूँगा। जो ब्लीडिंग जिसकी आप बात कर रही हैं वो जो एक एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है स्पॉटिंग, स्पेशली जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें ये मसला होता है। तो ये वो स्पॉटिंग थी या ब्लीडिंग अलग जो अलग नौयत की नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ ना कि जब एक औरत मिसकैरी करती है,
तो वो बाकायदा प्रॉपर एक हैवी ब्लीड करती है ना। ऑल्दो हम सभी हमारे सुनने वाले जो हैं वो मैच्योर हैं, तो ऑब्वियसली हम ये चीज़ कर सकते हैं बात कॉल पे। जी। तो आई वाज ब्लीडिंग, आई वाज नॉट स्पॉटिंग तो बाद में मुझे टाइम ऐसा था कि डॉक्टर ने बेड पर लेट जाना है, लेकिन वो यही वो बहुत एजेड डॉक्टर थी और उन्होंने मुझे कहा, कहती बेटा मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम उनके पास गई थी इमरजेंसी में तो शी डिक्लेयर्ड कि ये तो मिसकैरी का केस है। तो फिर जब उन्होंने चेक किया, उन्होंने खुद कह दी इसका अल्ट्रासाउंड मैं खुद करूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या है प्रॉब्लम। उन्होंने कहा नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, ब्लीडिंग क्यों हो रही है हमें नहीं पता। तो ये हुआ। फिर उसके बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई तो 2 हफ्ते की थी मेरी बेटी ना। तो बच्चे होते हैं रात को उठते हैं, सोते में उठ जाते हैं, रोते हैं, तंग करते हैं, तो वो एक नॉर्मल सी बात है। अच्छा ये उठी हुई थी बट शी वाज नॉट क्राइंग। तो मैं अपने रूम में अकेली थी, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ अपने रूम में थे, सो रहे थे। ये टाइम तक भी रात के 3 सवा 3 बजे का। तो जैसे एक हवा की स्वॉशिंग साउंड नहीं आती जब हम एसी भी ऑन करते हैं, तो एक हवा की आवाज आती है, लेकिन वो बहुत सटल सी होती है। अच्छा मुझे एकदम से ना उस तरह की आवाज आई है, और वो जैसे हॉरर मूवीज में नहीं आती, बहुत हॉरिफिक टाइप की आवाज होती है। अच्छा खाली अगर ये मेरा वहम होता तो बच्ची नहीं चौंकती, ठीक है। 2 वीक्स की मेरी बेटी थी, वो मेरे साथ बराबर में लेटी थी, मैं बैठी हुई थी, और मुझे इतनी जोर से आवाज आई है। एंड वो अब पता नहीं उस आवाज का इम्पैक्ट था क्या था, ये एकदम से चौंकी है बहुत बुरी तरह, जाग रही थी मेरी बेटी, ये चौंकी और और क्या उम्र उसकी उस वक्त बेटी की आपकी? 2 वीक्स, न्यू बॉर्न। 2 वीक्स की थी उस टाइम, एग्जैक्ट 2 वीक्स की थी। अच्छा मुझे हुआ, मैंने कहा मेरा वहम होता तो खाली मुझे फील होता ना। वो आवाज भी, द मोमेंट वो आवाज एक वुश करके जो आई है ना, बाकायदा आवाज आई है, मुझे नहीं समझ में ऐसा क्यों हुआ है। अब जबकि मैं अपने ससुराल में थी, मैं तो अपनी मदर के घर पे भी नहीं थी। वो आवाज आई है, बच्ची डरी है, बच्ची उसके बाद से इतना रोई है कि इसको इस एज में बुखार चढ़ गया। एंड मैं परेशान हो गई, मेरे दिमाग में यही बातें घूमती थी कि यार ये क्या सीन है, ऐसा क्यों हो गया कि इस वजह से तो नहीं हो रहा। खैर वो फिर बस अपना हमने नमाज कुरान और सूरह बकरा और पानी पे सूरह बकरा दम करके पीना ये सब रखा, जो अल्लाह के नाम या कोई इस तरह पढ़ने के लिए बताते थे वो पढ़ा। तो ये चीज़ें अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अर्सा हो गया मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का लाख शुक्र है। हाँ तो बस वो बच्चे के ऊपर जब वो ना, मैंने कहा नहीं अब तो छोड़ना नहीं है कुछ भी हो जाए हमने तो भुगत लिया, बच्चों के ऊपर ही चीज़ों का इफेक्ट नहीं आना चाहिए, वो भी हमारी वजह से। खैर फिर वो अब वालदा जो थी उनके साथ आपकी आवाज कट भी रही है। मामला ऐसे, अभी भी वालदा की हालत ऐसी है कि वो सो नहीं पाती, और ये हमको किसी ने बताया कि कुछ ऐसा किया है। रमशा आपके आई थिंक इंटरनेट बंद हो गया है, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ अब जो है ना बार बार कट रही है। अब आवाज आ रही है आपको? जी। अब आई थिंक अपना हिस्सा मुख्तसर कर लें, क्योंकि आपका इंटरनेट बार बार जो है ना वो आप इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप वाईफाई पे नहीं है, फोन की लाइट स्पीड गई पे हुई है, सुन जी जी, लाइट तो बीच में चली गई थी। तो खैर बहरहाल ये मामला थे जिसकी वजह से हमारा, फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में जो मेरे 4 भाई हैं उनमें से 3 की डिवोर्स होना शुरू हो गई बारी 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 बारी। अब वो डिवोर्सेस के सिलसिले एक के बाद एक, मतलब 1 साल के अंदर अंदर 1.5 साल के अंदर अंदर 3 डिवोर्सेस हो गई। घर पूरा खाली हो गया, ये करने कराने के मामले। फिर छत की ड्रेनेज पे से बारिश हो रही थी तो ड्रेनेज पे से तावीज़ मिले। उस वक्त हम घर में 6 लोग थे और 5 तावीज़ निकले, जिसमें से मेरी भाभी के नाम का तावीज़ जो था वो नहीं था। तो फिर उस महीने के अगले महीने वो भी अपने लड़ भिड़ के चली गई। मामलात को रहते, भाई भी लड़ा, वो भी लड़ी, कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि फिर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं रहना। तो कहने का मकसद ये मिनाज भाई कि इस तरह होते 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 जेलसी की वजह से मामलात इस हद तक पहुंच गए कि जो भरा हुआ घर था वो उस तरह से हो गया। फादर की मेरी डेथ हो गई, और हम लोग से कहते हैं ना कि वी डिडंट रिमेन द सेम उस सब के बाद से ना वालदा वैसी रही ना हम वैसे रहे। तो बड़ा अजीब सा हो गया, मगर अब अल्लाह का शुक्र है हम सब ठीक हैं। वालदा भी बेहतर
तो मैं कहूँगी ठीक तो नहीं बोलूँगी। और 5 में से हम 2 सिबलिंग्स हैं कि जो अब शादीशुदा हैं, बाकी 3 जो हैं वो बेचारे उनकी लाइफ़्स ख़राब हो चुकी हैं।